हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और जितने भी इंपॉर्टेंट सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्न उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते, फिर आपको सामाजिक विज्ञान की कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको स्टूडेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को बनाने में मुझे कुल कितने 5 से 6 घंटे लगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हर टॉपिक को सही से समझिए। जितने भी टॉपिक ना समझ में आए तो उन टॉपिकों को लिख लीजिएगा कॉपी में। जितने भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उन प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर अपना पहला प्रश्न लेकर आता हूँ, और जितने भी छात्रों को यहाँ पर जितने भी टॉपिक नहीं मिलते जाएं उन प्रश्नों को लिख भी लेते हैं, लिख भी लें। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसी तरीके से हम ऐसे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्न, फिर हम ले आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं क्लास को पूरा देखिए। तो यहाँ पर मेरा जो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। अब देखिए भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो भारत में जिस तरह से हम मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए जलोढ़ मृदा हो गई, और आपके यहाँ पर देखिए काली मृदा हो गई, और लाल व पीली मृदा, और साथ ही साथ में लेटेराइट मृदा और वन मृदा, इतनी मृदाएं पाई जाती हैं। अगर ये प्रश्न आपसे अगर पेपर में पूछ ले तो आप लोग इतना ही आंसर में लिख देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको देखिए इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, और यहीं से ही आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बिल्कुल, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करे कि वन मृदा की 2 विशेषताएं बताना है। तो वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखो। तो वन मृदा की 2 विशेषता कौन कौन सी होती हैं। तो वन मृदा की 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखिए तो वन मृदा की 2 विशेषता निम्नलिखित हैं। अब देखिए जो वन मृदाएं जो होती हैं वो कैसी होती है। तो वन मृदाएं जो होती हैं, ये मृदाएं नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। जितनी भी नदी घाटियों में जो ये मृदाएं होती हैं ये दोमट और सिल्टदार होती हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड है, देखिए पहला इसका देखिए हो चुका है, पहली विशेषता इसकी हो चुकी है। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है इसको भी नोट करते चलिए। ठीक है, कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है, मतलब इसमें ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है, तो ये होती है वन मृदा की विशेषताएं। फिर देखिए यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। ठीक है, कहीं पर भी ना समझ में आए कमेंट कर दें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि 3 राज्यों के नाम बताना है। कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, और इस पर मुख्य रूप से हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। ठीक है, तो काली मृदा के बारे में बताने कि हमें वहाँ पर 3 ऐसे राज्य बताने कि 3 ऐसे राज्य बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और हम इस काली मृदा पर कौन सी फसल उगा सकते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, और सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। अब देखिए काली मृदा जो होता है ये हमेशा आप लोगों को पता है कि इसका रंग जो कैसा होता है, इसका रंग काला होता है। तो काली मृदा का जो रंग होता है वो काला होता है, और साथ ही साथ में इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। यह कैसी होती है। तो यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह जो जितनी भी लावाजनक शैल हैं उनसे काली मृदा बनती है। ठीक है, तो काली मृदा का रंग काला होता है, और इसे काली मृदा को हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। और यह कैसी होती है। यह लावाजनक और शैलों से बनती है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो काली मृदा जो होती है ये देखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा जितने भी मध्य प्रदेश हैं और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के पठार वाले भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये काली मृदा पाई जाती हैं। फिर देखिए अब काली मृदा में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं, तो काली मृदा जो होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे उचित मानी जाती है। ठीक है, तो काली मृदा जो होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसी तरीके से नोट भी करते चलिए सारे के सारे प्रश्नों को। फिर लाते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं इनको समझाना है। अब देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हमको यहाँ पर समझाना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देने जिस तरह से देखिए जैव संसाधन हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैव संसाधन हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, और जिनमें जीवन होता है। कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि वे सारे प्रश्न ठीक, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन होता है तो उनको हम कहते हैं जैव संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अगर हम उदाहरण देखें इसका, तो उदाहरण क्या कह रहे हैं कि जैसे वनस्पति, देखिए जितने भी मनुष्य हैं मनुष्यों में जीवन व्याप्त होता है, जो वनस्पति जगत है उनमें भी जीवन होता है, तो इनको हम कहते हैं जैव संसाधन। फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जितने भी संसाधन सारे के सारे निर्जीव होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, तो उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए चट्टानें हो गई और धातुएं हो गई, इनमें जीवन नहीं होता है तो इनको हम कहते हैं अजैव संसाधन। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 6 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बताना है। अब मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है, मरुस्थलीय मृदाएं जो होती है, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताओं को बताना है और इसको समझाना है। देखिए तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, तो इसकी मिनिमम आपके यहाँ पर 3 विशेषताएं हैं और मरुस्थलीय मृदा के यहाँ पर देखिए 3 विशेषताएं जिनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए अब देखिए मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। फिर हम यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। ठीक है, तो यह मृदाएं कैसी होती है, तो यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखते भी चलिए। ठीक है, अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। तो मृदाओं में नमी की मात्रा कम होती है। ये जो मरुस्थलीय मृदाएं होती हैं इन मृदाओं में नमी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके कौन से प्रश्न, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरा पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका गलत होगा और उस गलत ऑप्शन पर टिक लगाना है। देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, जिसमें नंबर का ऑप्शन दिया है काली मृदा हो गई, फिर नंबर का ऑप्शन दिया है पीली मृदा हो गई और नंबर का ऑप्शन दिया लेटेराइट मृदा और नंबर का ऑप्शन दिया सीमेंट। तो इसमें से सीमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है, नंबर का ऑप्शन दिया है आपका क्या झारखंड, और फिर यहाँ पर देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है गुजरात। तो झारखंड गुजरात क्या ये दोनों सही हो सकते हैं। फिर देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है राजस्थान, फिर दिया है बिहार। तो निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो गुजरात को सही कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 रहेगा।
प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या हो जाएगा, जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया है पवन होगा, कि नंबर का ऑप्शन दिया है जल होगा, कि आपका हिमनद हो जाएगा, ठीक है, कि आपका पशु चारण हो जाए। तो पर्वतों में मृदा अपरदन का कारण है, तो हिमनद को सही कर लीजिएगा, हिमनद आपका सही हो जाएगा। तो हिमनद को आप लोगों ने, अब देखिए अब यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं कि हिमनद को आप लोगों ने सही कर लिया होगा। फिर यहाँ पर देखिए और प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है। तो जो लाल पीली मिट्टी जो होती है, जो आपकी लाल और पीली मिट्टी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है। अब देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है कि दक्कन के पठार में पाई जाती है, नंबर का ऑप्शन दिया है क्या कि मालवा प्रदेश में पाई जाती है, नंबर का ऑप्शन दिया है कि थार रेगिस्तान में पाई जाती है, फिर नंबर का ऑप्शन दिया कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। अब देखिए कि लाल पीली मिट्टी जो होती है, ये जो लाल पीली मिट्टी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए दक्कन के पठार, ठीक है, तो नंबर ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा कि दक्कन के पठार में पाई जाती है। जो लाल पीली मिट्टी जो होती है दक्कन के पठार में पाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए मेरा क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, जिस तरह से मान लीजिए गहन खेती, नंबर का ऑप्शन दिया है, और बी ऑप्शन दिया है अधिक सिंचाई, और नंबर सी ऑप्शन दिया है वनोन्मूलन, फिर नंबर डी ऑप्शन दिया है अति पशुचारण। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अधिक सिंचाई जो होगा, अधिक सिंचाई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक सिंचाई को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए अगला मेरा क्या करे कि निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं। तो निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, नंबर बी ऑप्शन दिया है जल, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जीवाश्म ईंधन, फिर नंबर डी ऑप्शन दिया है वन। तो ये देखिए प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो और आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया, अब यहाँ पर देखिए हम किन किन, अब यहाँ पर आपके देखिए स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि, अब यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि किस तरह से होंगे, लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में 3 से 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब देखिए मेरा ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ पर देखिए कि मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब ये देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना कि मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद कर लेना। फिर देखिए प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि, आप प्रश्न नंबर सेकंड देखिए मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखो जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देखिए 2 लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हमने बात की, आपको इन 2 प्रश्नों में से आपको प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए पहला देखिए प्रश्न का कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखो। ये प्रश्न हो सकता है जरूर पूछा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखो। फिर प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के